श्योर तुरंत ही कमरे से बाहर निकलता, जहाँ पर उसकी बहन बाहर ही एक गिफ्ट लेके उसका इंतजार कर रही थी। अरे दीदी, इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। और श्योर इससे पहले कि और भी कुछ बकवास करता, उसकी बहन उसे चुप रहने का इशारा कर दी और उसके सामने उस गिफ्ट को रख देती है। श्योर और भी कुछ बोलने वाला था, लेकिन इतने में उसकी बहन फिर से श्योर को चुप रहने का इशारा कर देती है और उस गिफ्ट की तरफ इशारा करती है, जैसे कि अनन्या ये कह रही हो कि उस गिफ्ट को खोलो, बकवास मत करो। श्योर चुपचाप उस गिफ्ट को खोलता। तो न्यूरोको डिवाइस, ये तो बहुत महंगा आता है दीदी, और न्यूरोको डिवाइस मैं लेके क्या करूँगा? ओह हाँ, मेरे पास तो न्यूरोकोर है, लेकिन मेरे पास कोई बीस्ट थोड़ी है। जब ये न्यूरोको डिवाइस बेकार है, जब तक मेरे पास कोई बीस्ट ना हो। श्योर इतना कहने के बाद उस न्यूरोको डिवाइस को ऐसे ही उठाता है, लेकिन उसे हाथ में पकड़ने से ही अचानक से श्योर का वो न्यूरोको डिवाइस वो श्योर के न्यूरोकोर के साथ कनेक्ट हो जाता है। श्योर का न्यूरोकोर थोड़ा सा अजीब था। श्योर बस सोच भर के ही अपने बीस्टों को अपने न्यूरोकोर से बाहर बुला सकता था। उसके लिए उसे अपने किसी भी न्यूरोकोर डिवाइस की जरूरत थी नहीं पर्सनली। लेकिन अगर इस दुनिया में श्योर को नॉर्मल बच्चा बन के रहना है, एक तरीके से सभी को ये दिखाना है कि श्योर उनमें से एक है, तो श्योर को ये कदम उठाना ही होगा। श्योर को ये न्यूरोकोर डिवाइस अपने साथ लेके हमेशा घूमना होगा, और जब भी वो अपने बीस्टों को बाहर निकाले तो वो इस डिवाइस की मदद से ही अपने बीस्टों को बाहर निकालेगा। वो कभी भी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल तभी करेगा जब तक जरूरत ना पड़े। श्योर मन मन सोचता है, लेकिन वो अपनी बहन पे तुरंत ही थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि ये न्यूरोकोर डिवाइस बहुत ज़्यादा महंगा आता है। हाँ पता है महंगा आता है, लेकिन मेरे लिए महंगा नहीं है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकती हूँ तुम्हें, और वैसे भी तुमने न्यूरो को जनरेट किया, वो भी इस उम्र में। और अगर तुमने किसी बीस्ट को टेम किया तो तुम बीस्ट टेमर बन जाओगे। ऐसे किसी बीस्ट को टेम करने से बीस्ट टेमर बनना, हाँ ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हाँ मान लो मेरे पास भी न्यूरो कोर है, मेरे पास भी बीस्ट है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मैं कोई बीस्ट टेमर नहीं हूँ। ऐसे ही तुम्हें खुद से ज़्यादा ताकतवर बीस्टों को हरा कर उन्हें टेम करना होगा, जिसके बाद ही तुम बीस्ट टेमर कहलाओगे। अनन्या वो श्योरस कहती है, लेकिन अचानक से ही वो न्यूरोको डिवाइस जो श्योर के न्यूरोको से कनेक्ट हो गया था, वो पी 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 की आवाज़ निकालने लगता, जिसके कारण श्योर वो घबरा जाता। एक मिनट है, ये आवाज़ तो तब आती है जब किसी के न्यूरोको में बीस्ट हो। तुम्हारे पास कौन सा बीस्ट है श्योर? अनन्या हैरानी से श्योर को देखते हुए कहती है, जैसे कि वो उस पर शक कर रही हो। अरे दीदी, आप मुझ पर शक कर रही हैं? ये आप कैसी बहन है मेरी? वो एक्चुअली में हुआ ये कि जब कोई न्यूरो को जनरेट करता है तो वो साथ में एक बीस्ट भी जनरेट करता है, बस वही बीस्ट है। वो अपनी बहन से कहता, अच्छा अच्छा, तो मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अनन्या श्योर से कहती है, अरे ये तो जनरेट हो ही रहा था ना, मतलब बीस्ट तुरंत ही थोड़ी ना जनरेट हो जाते हैं। ये हो सकता है कि अभी कुछ देर पहले ही जनरेट हुआ हो, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, ना ही मैं इसे मुझे इसे बाहर बुलाना आता है। श्योर वो अपनी बहन से कहता, लेकिन अब बाहर बुला सकते हो उस बटन को दबा के। अनन्या वो श्योर से कहती है, श्योर बुलाता हूँ। श्योर उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। श्योर का वो रेड चिंपैंजी श्योर उसे सोच रहा था कि वो बुला ले, लेकिन वो तो एवोल्यूशन प्रोसेस में था, और अगर श्योर मोटे कीड़े को या फिर वेलोसिराप्टर को बुलाएगा तो उसकी बहन एक डॉक्टर है जो कि आसानी से उन दोनों बीस्ट को पहचान लेंगे। ये दोनों बीस्ट प्राचीन समय के बीस्ट हैं, इस समय में ये बीस्ट मिलते ही नहीं है। श्योर इतना सोच रहा था, इतने में श्योर के न्यूरोकोर से एक लाइट बाहर आती है जो कि रेड मंकी का रूप ले लेती है, और बाहर आने के बाद वो आसपास देखने लगती है। रेड मंकी वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुका था, और वो न्यूरोकोर में बैठे बैठे ही अनन्या और श्योर की बातें सुन रहा था। क्या बात है श्योर, रेड मंकी, म्यूटेड रेड मंकी, वो भी इतना बड़ा वाला? ये तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है श्योर, तुमने इसे जनरेट किया? इसकी ताकत आसानी से ये क्लासिक लेवल 7 हो सकती है, लेकिन अभी तो मतलब ये अभी जनरेट हुआ है तो उसकी ताकत कमी होगी, लेकिन ये आसानी से क्लासिक लेवल 6-7 तक जा सकता है मैक्सिमम। उसके आगे अगर तुम्हें इसे ताकतवर बनाना है तो तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी, और इसे भी न्यूरोकोर लिक्विड ला के देना होगा, या फिर खुद ताकतवर हो जाओ और अपने न्यूरोकोर लिक्विड को इसके साथ शेयर कर सकते हो। अनन्या वो श्योर से कहती है, और श्योर अपनी बहन की बात समझता है। हाँ ये तो सही कहा आपने। और वैसे मेरा ये कहना था कि सब कुछ हो गया तो खाना खा लेते हैं। श्योर उसे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो अनन्या से तुरंत ही कहता है क्योंकि आपको 12 बजे से पहले उसे सब कुछ क्लियर करना होगा। 12 बजे के बाद वो तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाएगा। श्योर को पता था। 11:30 बजे तक वो और उसकी बहन अच्छे से बहुत देर तक बात करते हैं, जिसके बाद खाना कंप्लीट करने के बाद उसकी बहन सोने चली जाती है, और श्योर एक लंबी सांस लेने के बाद अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर वो 12 बजने का इंतजार करने लगता है। श्योर ये देखा था कि 12 कब बजेंगे और कब वो टेलीपोर्ट होगा। उसे अपने आप को टेलीपोर्ट होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा मजा आता था। अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा मजा आता ही था, लेकिन जब श्योर टेलीपोर्ट होने वाला था उससे 1-2 मिनट पहले उसकी नींद लग जाती है। अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो झोपड़पट्टी में सोया हुआ था। अरे यार मैं फिर से सो गया।
श्योर, अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता। उसके सर में अब दर्द भी हो रहा था। श्योर, उस झोपड़पट्टी से बाहर निकलता जहाँ पर काफ़ी सारे लोग श्योर को बाहर आता हुआ देखकर खुश भी होते हैं। ऑफकोर्स श्योर उनका हीरो बन चुका था। श्योर की वजह से वो लोग जिंदा थे एक तरीके से। श्योर वो तुरंत ही महल की तरफ बढ़ता है। श्योर को आज रश्मि की आंखें ठीक करनी थी। श्योर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि श्योर अपने उस वादे को पूरा करने के लिए जा रहा था। श्योर जैसे ही महल के बाहर पहुंचता, देखिए मुझे महाराज से मिलना। श्योर उन सैनिक से कहता, महाराज से मिलना है? माफ़ कर दीजिए लेकिन महाराज और बाकी सभी अभी सो रहे हैं। वो कल सुबह निकल जाएंगे। वो सैनिक श्योर से जैसे ही कहता, निकल जाएंगे? कहाँ निकल जाएंगे? श्योर उस सैनिक से कहता, वो राजकुमारी रश्मि की आंखें खराब है ना, तो उसके लिए उन्हें 5वें सितारे वाले कबीले जाना होगा जो कि यहाँ से काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर है। और रास्ते में बहुत सारे मुसीबत भी मिल सकते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों की मौत भी हो सकती है। लेकिन फिर भी महाराज अपनी बेटी की आंखें ठीक करना ही चाहते हैं और उसके लिए वो कोई भी कीमत भी देने के लिए तैयार है। वो अपना सारा धन उस 5वें सितारे वाले कबीले ले जा रहे हैं। वैसे 5वां सितारे वाला कबीला बहुत ज़्यादा दूर है और हमें उसके दिशा के बारे में भी नहीं पता। लेकिन फिर भी यहाँ से हम दूसरे सितारे वाले कबीले, वहाँ से तीसरे, और तीसरे से चौथे, और चौथे से 5वें। ये सफ़र बहुत ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक से बड़ा होने वाला है। हम सभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। मैं भी जाने वाला हूँ। पता नहीं हम लोग जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं। लेकिन राजकुमारी रश्मि की आंखें हम लोग उससे ठीक करना चाहते हैं कैसे भी। उनकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो हमेशा रोती रहती हैं और वो सैनिक उसी चीज़ में डूब जाता है। एक तरीके से वो रश्मि के बारे में बताते हुए खुद भी दुखी दिख रहा था। अब अगर इन्हें ये बताऊंगा कि मैं रश्मि को ठीक कर सकता हूँ तो इन्हें मजाक लगेगा, क्योंकि जहाँ तक है जब मैंने वो सब कुछ किया, सभी को बचाया, और फिर भी मैं सामने आके रश्मि के आके ठीक नहीं कर पाया, तो सभी को यही लगा होगा कि मैंने उस टाइम में झूठ बोला था। और सिर्फ और क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैंने उनकी जान भी बचाई थी, इसलिए उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। हाँ, मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा पहले। अब क्या करूँ? इतना कहने के बाद श्योर पहले तो वहाँ से साइड हो जाता है। श्योर तुरंत ही वहाँ से चला गया था और महल के चक्कर काट रहा था। श्योर को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। हाँ, तुम लोग के पास कोई आइडिया है? श्योर खुद में ही पड़ा था और फिल्म में वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था। मेरे पास एक आइडिया है, मोटा किरा अचानक से चिल्लाते हुए कहता। हाँ बोलो। श्योर मोटे किरी के बोलने का इंतजार करने लगता। तुम रश्मि के कमरे में क्यों नहीं चले जाते? इतना कहने के बाद मोटा किरा वो श्योर के सर पे आके बैठ जाता। देखो बाहर मत आओ, कोई देख लेगा तो। श्योर मोटे किरे से कहता, ठीक है बाबा। इतना कहने के बाद मोटा किरा वो कहीं गायब भी हो जाता। श्योर को लगा कि वो उसके निरूपण में चला गया, इसलिए उसने उतना ध्यान नहीं दिया उसमें। देखो रश्मि के कमरे में अगर मैं चला गया और किसी ने मुझे पकड़ा तो ये सभी भूल जाएंगे कि मैंने इन लोगों के लिए क्या किया। ये लोग रश्मि को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। एक तरीके से बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियाँ लेके पीछे पड़ जाएंगे मेरे, मुझे जान से मारने के लिए, समझे? श्योर वो वही से डॉक्टर मोटे किरे से कहता, लेकिन मोटे किरे की आवाज़ नहीं आती है। अरे अब ये कहा क्या? श्योर अपने पूरे स्वर्ड को चेक करते हुए और अपने चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए चेक करते हुए कहता, लेकिन श्योर को मोटा किरा कहीं नहीं दिखता। लेकिन अगली पल श्योर ये देखता है कि मोटा किरा जमीन से निकल के श्योर के पास आता। हाँ, मुझे उसका कमरा मिल गया, उस तरफ वो लाल पर्दों वाला कमरा। मोटा किरा श्योर से कहता और श्योर वो गुस्से में देखने लगता। तुमने देखो, अगर मैं उसके कमरे में गया वो कुछ गलत समझ रही होगी तो देखो नहीं, ये अच्छा नहीं है। श्योर वो मोटे किरे से कहता, अच्छा क्या नहीं है? एक बात बताओ, क्या तुम सुबह तक यहाँ रुक सकते हो? मोटा किरा श्योर से कहता, हाँ नहीं, यहाँ चाहो तब धूप भी धूप है। अगर मैं धूप की रोशनी में ना निकलूँ तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर खुला आसमान है, यहाँ पर मैं खुले आसमान में सामने यहाँ पर नहीं बैठ सकता हूँ। धूप की थोड़ी सी भी रोशनी अगर मुझे पड़ी तो मैं टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। श्योर मोटे किरे से कहता, तो ये बात है, लेकिन अब ये बताओ तुम्हारे पास कोई प्लान तो है नहीं, तुम्हारे प्लान के साथ ही चल लो। मोटा किरा श्योर से कहता, अरे बाबा अगर चलो एक बात के लिए मान भी लो कि मैं इस प्लेन सी दीवार के ऊपर चढ़ के जाता हूँ। कितना अजीब लग रहा है सुनने में, इस पतली सी दीवार के ऊपर मैं चल कैसे सकता हूँ ये बताओ, और मैं ऊपर चढ़ूंगा कैसे? श्योर मोटे किरे से कहता। लेकिन अगली पल श्योर को कुछ याद आता है। एक मिनट, रेड मंकी के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करके देखूँ, क्या पता मुझे कुछ स्किल्स मिल जाए जिससे मैं मंकी की तरह ऊपर नीचे। श्योर स्मेल के साथ कहता। और जैसे ही श्योर ये देखता है कि वहाँ के सैनिक वो वहाँ से जा चुके हैं, वैसे ही श्योर रेड मंकी के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता। देखते देखते श्योर की पूरी बॉडी रेड मंकी में ही बदल जाती है। ये क्यों? मैं तो पूरी तरीके से तुम्हारी बॉडी के साथ ही कंबाइन हो गया। मतलब अगर मैं तुम्हारी जीन्स को अपने साथ कंबाइन करूँ तो मुझे तुम्हारी बॉडी ही मिल जाती है। श्योर वो जो रेड मंकी के बॉडी के अंदर था वो रेड मंकी से कहता, अब मुझे क्या पता, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। रेड मंकी
वो थोड़ी ना हर दिन किसी न किसी इंसान का पालतू जानवर बनते रहता या फिर पालतू बीस्ट, इसलिए ही उसे इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। लेकिन श्योर वो खुश हो जाता। वो रेड मंकी के हाथों की मदद से वो धीरे धीरे ऊपर चलने लगता। वो रेड मंकी के बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और अच्छा हो गया था। वो तुरंत ही ऊपर चढ़ जाता। श्योर को एक और चीज़ अच्छी लगी थी। श्योर रेड मंकी के बॉडी साइज को थोड़ा कम और ज़्यादा कर सकता था, जिससे वो छोटा बंदर भी बन सकता था। और वो एक अपने छोटे सा हाइट के साथ तुरंत ही ऊपर चढ़ जाता। लेकिन जैसे ही वो उस पर्दे को क्रॉस करके अंदर जाने वाला होता है, वैसे ही वो अपने असली रूप में आ जाता और रेड मंकी के जीन्स को अपने से अलग कर लेता। अगले ही पल वो तुरंत ही उस पर्दे वाले रूम के अंदर कूद के अंदर एंटर करता। वैसे भी रश्मि कुछ बोल नहीं सकती तो कोई परेशानी होगी नहीं। श्योर को लगा था कि रश्मि सो रही होगी और ये बात सुनने के बाद खड़ी हो जाएगी और डर जाएगी, लेकिन सामने बिस्तर के ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था। श्योर वो खड़ा होता और अपने चारों तरफ देखता, लेकिन अचानक ही श्योर को अपने बैक साइड कुछ चुभन महसूस होती है, जैसे कि उसके पीठ के ऊपर कुछ चुभ गया हो। मोटे किरे ये क्या कर रहे हो? श्योर मोटे किरे से कहता, लेकिन मोटा किरा तो श्योर के सीने के ऊपर बैठा हुआ था। श्योर समझ जाता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ता है और पीछे की तरफ मूव करता ताकि वो उस चुभन वाली चीज़ से बच सके। श्योर जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे राजकुमारी रश्मि दिखती है, जिसने एक लंबी सी तलवार को श्योर की तरफ पॉइंट कर रखा था। राजकुमारी रश्मि आप, मैं आपसे मिलना चाहता था। वो असल बात यह है कि सभी लोगों ने कहा कि आप सो रही हैं, इसलिए मुझे आपसे मिलने नहीं दिया जाने वाला था। असल में बात यह है कि मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता। मैं आपकी आंखें ठीक करने श्योर इतना बोलते बोलते रुक जाता है, क्योंकि श्योर को रश्मि की आंखें दिख रही थी, क्योंकि और भी ज़्यादा काली और लाल होते जा रही थी। अच्छा ऐसी बात है। रश्मि की आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, अगर ऐसा रहा तो ये जहर फैल जाएगा और रश्मि 1 महीने के अंदर मर सकती है। इसलिए राजकुमारी को बचाने के लिए ये सभी लोग इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। श्योर मन मन सोचता है। वो रश्मि वो अपनी तलवार को थोड़ा सा पीछे करती है और एक अजीब सी स्माइल के साथ श्योर को देखने लगती है, क्योंकि उससे यही लग रहा था कि श्योर यहाँ पर बस फालतू काम करने आया है, उस पर लाइन मारने आया है और आंखें ठीक करने वाली बात वो झूठी है। ऑफकोर्स ऐसा कोई कर नहीं सकता। यहाँ की वैद्य भी ये कह रही है कि वो 5वें सितारे में ही जाके ठीक होगी, तो अगर श्योर ये कहेगा कि वो ठीक हो सकती है तो ये तो मजाक ही है। इस पर देखते देखते श्योर वो रश्मि के करीब आने लगता है। रश्मि तुरंत ही अपनी तलवार को फिर से बाहर निकालती है। अरे नहीं आप गलत समझ रही हैं, मैं बस आपकी आंखों को अच्छे से चेक करना चाहता हूँ। मेरे पास उसके लिए दवाई है और उसके लिए मुझे आपके पास आना होगा। श्योर वो रश्मि से कहता। रश्मि वो इशारों में कुछ श्योर को समझाती है। श्योर भी इशारों में ही कुछ रश्मि को फिर से समझाता। रश्मि अपने सर को खुजाती है और फिर जाके एक अच्छा सा थप्पड़ सिर श्योर के गालों पर मारती है। अरे अरे मुझे क्यों मारा? श्योर फिर से इशारों में इसी वर्ड्स को कहता, जिसके बदले में रश्मि दोबारा उसे थप्पड़ मारती है। अरे अब क्या हुआ? श्योर इतना कहते हुए पहले पीछे जाता है, क्योंकि वो रश्मि के थप्पड़ को बार बार नहीं खा सकता था। रश्मि एक लंबी सांस लेती है और वो थोड़ा गुस्से में दिखने लगती है, जिसके बाद वो अपने मुंह और कानों के पास इशारा करती है, जैसे कि वो उससे ये कह रही हो कि वो बोल नहीं सकती है लेकिन सुन तो सकती है। मतलब श्योर उसके सामने नॉर्मली बोल सकता है और वो सुन लेगी। ऐसे इशारों में बात करने की जरूरत नहीं है उसे। रश्मि की बात को समझने के बाद श्योर अब समझ जाता है कि रश्मि आखिर चाहती क्या है। हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मतलब मैं उल्लू का पट्टा हूँ, मैं जानता हूँ। वैसे ये आपका कमरा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। श्योर चाहो तो देखते हुए कहता है। रश्मि वो अब तो और कंफर्म हो जाती है कि श्योर यहाँ पर बस टाइम पास करने के लिए आया और रश्मि पर लाइन मारना है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है चलिए मैं आपकी आंखें ठीक कर देता हूँ। श्योर रश्मि से कहता, लेकिन रश्मि को अभी श्योर पर भरोसा नहीं था और वो अपने तलवार को श्योर से दूर कर ही नहीं रही थी। एक तरीके से रश्मि और श्योर के बीच वो तलवार थी। जब तक आप इस तलवार को नहीं हटाएंगी तब तक मैं आपको ठीक नहीं कर पाऊंगा। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? श्योर रश्मि से कहता। रश्मि एक अजीब सी स्माइल के साथ फिर से श्योर को देखती है, जैसे कि वो श्योर का मजाक उड़ा रही है। इसके बाद देखते देखते रश्मि वो श्योर को वहाँ से जाने का इशारा करने लगती है, जैसे कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे चाल के बारे में अच्छे से पता है। रश्मि उसे इशारों में ये कह रही थी। रश्मि का इशारा करने का तरीका सच में कमाल का था। श्योर आसानी से सब कुछ समझ पा रहा था। मैंने वादा किया था कि मैं आपकी आंखें ठीक कर दूंगा और मैं उसी वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ और आप मुझे अपना वादा पूरा करने से रोक नहीं सकती। श्योर स्माइल के साथ कहता। श्योर को भी इसे छोटे मोटे तलवारों का दर्द नहीं था। ऑफकोर्स श्योर के पास नीडोकोर है तो वो एक ह्यूमन से कहीं ज़्यादा है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि रश्मि उससे चोट नहीं पहुँचा सकती। जहाँ तक श्योर ने सुना था कि रश्मि तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ तक कि वो अपने भाइयों को भी हरा देती है जो जिनके पास नीडोकोर पहले से है। तो एक तरीके से श्योर समझ सकता है कि रश्मि बिना नीडोकोर के भी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। राजकुमारी रश्मि ये है वो दवाई, मैं इससे आपकी आंखें ठीक करने वाला हूँ और आप इस तलवार को हटा दीजिए वरना। श्योर जैसे ये कहता रश्मि फिर से गुस्से में दिखने लगती है। श्योर उसे धमकी दे रहा था। अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। श्योर गुस्से में खुद में चिल्लाते हुए कहता, देखिए कोई सुन लेगा, मैं आपकी आंखें ठीक करने आया हूँ। सुबह तक आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी और आप पहले जैसे हो जाएंगे। सोचिए
सुबह जागने के बाद जब आप अपने पिताजी के पास जाएंगे अपनी अच्छी आंखों को लेकर, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। सोचिए। शौर्य जैसे ही कहता है, रश्मि थोड़ी नॉर्मल दिखने लगती है। ऑफकोर्स वो उन चीज़ों को इमेजिन कर सकती थी जो कि शौर्य कह रहा था, लेकिन रात भर में आंखें ठीक होना ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा था। देखते देखते रश्मि उस तलवार को थोड़ा सा पीछे करती है ताकि शौर्य रश्मि के थोड़ा करीब आ सके। शौर्य जितना हो सके रश्मि के करीब जाता और अपने हाथों से रश्मि की आंखों के ऊपर की उस पट्टी और वो जो बहुत सारी जड़ी बूटियों को हटाता है, जिसके बाद शौर्य को रश्मि की आंखें अच्छे से दिखती है। अंदर से भी वो पूरी तरीके से काली हो चुकी थी। कंडीशन खराब है। इतना कहने के बाद शौर्य उस इंजेक्शन को निकालता है। उस इंजेक्शन का पॉइंट किसी निडल जैसा नहीं बल्कि एक आंखों का शेप का ही था, जो कि आंखों के ऊपर अच्छे से फिट हो सकता था। शौर्य उसे रश्मि की आंखों के ऊपर फिट कर देता है। रश्मि ने अपने तलवार को शौर्य के आगे ही रखा था ताकि शौर्य अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश करे तो वो उस तलवार को सीधे शौर्य के पीठ में घुसा कर रख दे। देखते देखते जैसे ही शौर्य उस अजीब से लिक्विड को, जो कि नैनोबॉट्स थे, वो इंजेक्ट करता है, वो नैनोबॉट्स और वो लिक्विड्स वो सीधे रश्मि की आंखों में जाने लगते हैं। रश्मि की आंखें पहले से ही सुनती, इसलिए उससे कुछ पता नहीं चला था और ना ही दर्द हो रहा था, वरना नैनोबॉट्स वो थोड़ा बहुत दर्द तो पहुंचाते ही थे, जहाँ तक अनन्या ने बताया था। श्योर वो रश्मि की आंखों में उन नैनोबॉट्स को और उन लिक्विड्स को इंजेक्ट करते रहता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से रश्मि को थोड़ा सा दर्द महसूस होता है और वो दर्द बढ़ने लगता है, जिसके कारण रश्मि वो अपने तलवार को शौर्य के तब घुमा देती है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। शौर्य ये सब देखने के बाद थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन अगले पल रश्मि के हाथ को कोई पकड़ लेता है पीछे से। लेकिन रश्मि मुड़ के उस तब देख नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी वही आंख खराब थी जिस आंख से वो देखने की कोशिश कर रही थी अपने पीछे वाले को। किसी ने तो रश्मि के हाथ को पकड़ा था, जिसके कारण रश्मि अब तुरंत ही छटपटाने लगती है ताकि वो शौर्य के चंगुल से बच सके और उस पीछे वाले के चंगुल से। शौर्य ये देखता है कि अगर रश्मि ज़्यादा मूव करेगी तो वो लिक्विड नीचे गिर सकता है, जो कितना महंगा है और सच में थोड़ा सा ही बचा रह गया, जिसके बाद रश्मि ठीक हो सकती है। शौर्य तुरंत ही रश्मि को अच्छे से जकड़ लेता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है ताकि वो लिक्विड पूरी तरीके से रश्मि की आंखों में जा सके। और इसी हड़बड़ी में शौर्य ने अपने हाथ को रश्मि के कमर पर रख दिया था, जिसके कारण रश्मि को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। देखते देखते वो पूरा लिक्विड रश्मि की आंखों में अच्छे से चला जाता है, जिसके बाद शौर्य जब रश्मि से दूर हो रहा था तो उसने रियलाइज़ किया था कि उसने क्या किया है। वो तुरंत ही रश्मि से दूर होता है और वेलोसिराप्टर को अपने न्यूरोकोर में वापस ले लेता है, जिसने पीछे से रश्मि का हाथ पकड़ लिया था। देखिए राजकुमारी, शौर्य उसे लगा था कि राजकुमारी रश्मि उस पर हमला करेगी, लेकिन रश्मि तुरंत ही दरवाजे की तरफ बनने लगती है ताकि वो बाहर मौजूद सैनिकों को आगाह कर सके और अपने भाई और अपने पिताजी को बुला सके। लेकिन अगले पर इससे पहले कि वो दरवाजे को खोल पाती, उनके हाथों को कोई पकड़ लेता। शौर्य ने रश्मि के हाथों को पकड़ लिया था। राजकुमारी रश्मि, आप बात को नहीं समझ रही हैं। अब आप सुबह तक ठीक हो जाएंगे, आपको बस सोना है। इसके बाद जब आप जागेंगे तो आप ठीक हो चुके होंगे। शौर्य इस्माइल के साथ रश्मि से कहता है, लेकिन रश्मि को शौर्य के बात पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। वो अपने तलवार को घुमा के सीधे शौर्य की तरफ मोड़ती है ताकि शौर्य वो उससे बचने के लिए हल्का सा पीछे जाए और रश्मि उस दरवाजे को खोल दे। शौर्य को तो ऐसे हमलों से बचने की आदत नहीं थी, लेकिन अगले ही पल मोटा कीड़ा किसी पत्थर की तरह बीच में आता और उस तलवार से टकरा जाता, जिसके कारण वो तलवार बीच से टूट जाती है। मोटे कीड़े ने एक तरीके से उस तलवार को ही खा लिया था, वो भी बीच से। रश्मि भी ये सब देख के हैरान होती है। अगले ही पल वो एक पंच सीधे शौर्य के मुंह पर मारती है, लेकिन शौर्य बड़े ही आसानी से उसके पंच को पकड़ लेता है। शौर्य की ताकत ज्यादा थी। शौर्य ने नीरो को जनरेट कर रखा था। रश्मि जिसने नीरो को जनरेट नहीं किया है, वो एक नॉर्मल इंसान जितनी ही ताकतवर है। देखिए राजकुमारी रश्मि, मैं आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। अगर मैं कुछ गलत करना चाहता तो मैं इस काबिल हूँ। वैसे मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं, ठीक है। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सुबह तक ठीक हो जाएंगे। इतना कहने के बाद शौर्य पीछे हटता और राजकुमारी रश्मि के हाथों को छोड़ देता, जहाँ पर अब वो नॉर्मल दिख रही थी। ऑफकोर्स शौर्य ज़्यादा ताकतवर था और करने के लिए वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन और करने के लिए वो ये भी कर सकता था कि वो उस दिन रश्मि का हाथ महाराज से मांग सकता था, लेकिन उसने वो नहीं मांगा। रश्मि अब भी हैरान थी कि शौर्य जैसा लड़का बस अपने वादे को पूरा करने के लिए ऐसा कर सकता है। लेकिन जैसा शौर्य कह रहा था कि 3-4 घंटों में आँख ठीक हो जाएंगे, वो भी सोकर उठ के बस ये इतनी आसानी से वो कह रहा था जैसे कि कोई 2 मिनट में मैगी बनाने की बात करता हो। रश्मि वो शौर्य को वहाँ से जाते हुए देखते रहती। वैसे घबराइए मत, अगर आपको अब भी लग रहा है कि मैंने आपका फ़ायदा उठाया तो मैं इस कबीले से जाने नहीं वाला हूँ। मैं इस कबीले में ही रहूँगा। अगर आप ठीक हो जाती हैं तो बहुत अच्छे, अगर आप ठीक नहीं हुई तो मैं आपको उसी झोपड़पट्टी में मिलूंगा। अगर दिन में नहीं मिलूंगा तो रात में जरूर मिलूंगा। रात में मिलूंगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ गलत इशारे कर रहा हूँ। मतलब मैं रात में ज़्यादातर कबीले में ही रहता हूँ, दिन में नहीं रहता हूँ। मैं दिन में आपको कबीले में नहीं मिल सकता हूँ। हाँ, रात में मैं कबीले में ही मिलूंगा आपको, तो आप आसानी से मुझे पकड़ सकती हैं। शौर्य रश्मि से कहता और उस अजीब से खिड़की से कूद जाता है। रश्मि भी उससे जाते हुए देखती रहती है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शौर्य उससे कह के क्या गया और उसने ऐसा क्या जादू किया जिससे उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, वो भी 3-4 घंटे
के अंदर अंदर रश्मि यही सब सोचते सोचते शौर्य कुमार से जाते हुए देखते रहती है।